यस, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विज्ञान अध्ययन। जी हाँ साथियों, एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है जीव प्रजनन कैसे करते हैं, यानी कि जीव जो है अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस को अपनाते हैं। और ये जो चैप्टर है ये पूरा वन शॉट होने जा रहा है और एक ही वीडियो में हम इसे 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपका बनने जा रहा है और आप अपना कॉपी और पेन निकाल कर बैठिएगा और लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपका बहुत ही कम टाइम के अंदर ये पूरा चैप्टर जो है रिवाइज के साथ साथ में आपका नोट्स भी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा फॉर्मुलेशन में एक बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बना करके आपको देने जा रहा हूँ। तो चैप्टर को पूरा पढ़ना है और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपने सभी दोस्तों में, सबके भाई बहन हो, छोटे भाई बहन, उन तक ये जो वीडियो है वो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पढ़ते आगे। और ये चैप्टर जो है इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्लास का हर कोई बच्चा इस चैप्टर को पढ़ना चाहता है, लेकिन आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको ये चैप्टर है बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आइए पढ़ते आगे। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 8 था पहले, लेकिन अब क्योंकि एनसीईआरटी में हो गया है डिलीट, चैप्टर नंबर 8 के स्थान पर कर दिया गया है चैप्टर नंबर 7। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है ना। यहां आप सभी सीखेंगे कि जीव जो है किस प्रकार जो है अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करता है पृथ्वी पर खुद की एग्जिस्टेंस को, यानी कि खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, और चैप्टर आपको शुरू होता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन का मतलब यह है कि परिचय, कि मतलब ये जो चैप्टर ये एक्चुअली कहता क्या है। देखो, सबसे पहले आपको सीखना है जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो आपको पता होना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब होता है हिंदी में जनन, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपका बनता जाएगा, ठीक है ना, और आपको लिखते जाना है। सबसे पहले आता है परिभाषा। जी हाँ, रिप्रोडक्शन की परिभाषा यानी कि प्रजनन। तो प्रजनन क्या होता है, वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा जो जो भी सजीव है अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मैं हूं, मैं अपने जैसा नया जीव उत्पन्न कर सकता हूं, तुम हो, तुम भी नया अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सकते हो। तो एक प्रक्रिया होता है उसके लिए, ठीक है ना। पहले आप 18 के होंगे, आपके अंदर स्पर्म बनेगा, ठीक है, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा, हाँ, आप अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर पाओगे। एक पूरी प्रोसेस होता है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि जीव जनन कैसे करता है, ठीक है ना। प्रजनन की ये परिभाषा आपको जहां भी दिखे यही लिखना होगा कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछेगा कि ये क्यों जरूरी है, जनन क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो आवश्यक क्यों है ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, आपको ये आंसर देना है। सपोज दैट कि एक जीव ने अपने जैसा नया जीव की उत्पत्ति नहीं की। अगर उसने अपने जैसा नया जीव की उत्पत्ति नहीं की तो उस जीव की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके जैसा दूसरा जीव नहीं बचेगा। जैसे कि डायनासोर आज के डेट में नहीं है, लेकिन किसी काल में वो एग्जिस्ट करता था, उसका अस्तित्व था। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर वो एक भी बच जाते ना, किसी दुर्घटना के वजह से वो मर गए होंगे, अगर एक भी बचे होते तो आज उसकी संख्या कोई ना कोई जरूर होती, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर अपने जीवन को निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूअसली बनाए रखने के लिए जो है वो आवश्यक है आपका क्या चीज, हाँ, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, या आप कह सकते हो जनन। कोशिका केंद्र। अब सुनो, एक बात सुनना, हम सभी लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर ना पढ़ा था, उसका नाम था सेल, हिंदी में कहते हैं कोशिका। और कोशिका के अंदर होता है साथियों केंद्रक। हर कोशिका में होता है केंद्रक जो बहु कोशिका जीव होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, उसमें भी केंद्रक होते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं
उसे हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। उसमें जो होता है नाभिक या फिर सॉरी नॉट नाभिक, केंद्रक, केंद्रक जो है ना वो नहीं पाए जाते, लेकिन कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र की के डीएनए देखो। अब ना हर एक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर होते हैं डीएनए, ठीक है ना। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म, पहली बात तो आपको याद रखना है, वैसे भी आपको पता होगा, अगर नहीं मालूम है तो सुन लो, आपको डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो डीएनए का क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। हमसे बोलता है आगे कि डीएनए प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति मतलब समझते हो, जैसे आप फोटो कॉपी करते हो ना, ऐसे डीएनए क्या होता है, जब एक कोशिका से नई कोशिका बनता है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होता है, प्रतिकृति यानी अपनी जो है डिक्टो हूबहू कॉपी बना देता है, ठीक है। और नई कोशिकाएं बनाता है, इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। सुनो ध्यान से, देखो जैसे मान लो कोई संतान उत्पत्ति करता है, तो संतान जब उत्पत्ति करता है तो उसका क्या होता है, एक कोशिका मेल का एक कोशिका फीमेल का आपस में क्या होता है, मिलता है। तो जब ये दो कोशिकाएं मिलेंगी तो जब तीसरी कोशिका बनेंगी, है ना भाई, दो मिलकर एक हो गया। अब एक जो नई कोशिका बनी है वही एक नया जीव बनेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले और बाद वाले जो दो अलग अलग सेल्स है ना, वो आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, यानी कि मिल करके निषेचन करने के पश्चात क्या होगा, एक नया जीव बनता है, ठीक है ना। फिर उसके जो है डीएनए और आरएनए वो उसमें कॉपी होते हैं। तो कॉपी जो डीएनए या आरएनए है, खासकर हम डीएनए की यहाँ पर बात करते हैं, तो जो डीएनए होती है कॉपी वाली, उस डीएनए के अंदर सभी गुण होंगे जो कि पिछले में थे, ठीक है ना। और वो समरूप नहीं होंगे, होंगे तो एक समान, लेकिन समरूप मतलब बिल्कुल हूबहू नहीं होंगे वो, ठीक है ना। तो यहां तक आपको बातें आने चाहिए, आप ये शॉर्ट नोट्स जो है अपने नोट्स बुक में लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो आगे आता है विभिन्नता का महत्व। अच्छा देखो, हम सभी जो है समरूप, मतलब कि देखो हमारे दो हाथ है, आपके भी दो हाथ है, कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके भी दो हाथ है, हाथ सबके दो ही है, लेकिन रंग अलग अलग है, शक्लें हमारी अलग अलग है। ये विभिन्नता है, क्या है ये, विभिन्नता है। और ये विभिन्नता इसलिए आती है क्योंकि डीएनए के जब एक से दो बनते हैं ना, तो उस समय पे क्या होता है, समरूप नहीं होते है ना, वो एक समान होते हैं, तो विभिन्नता आती है इसीलिए। तो अगर हम सभी एक ही शक्ल के होते है कि नहीं, तो हमारी लाइफ बहुत कठिन हो जाती, खून करके कोई और आ जाता, जेल कोई और पहुंच जाता, फांसी किसी और को हो जाता। अगर कोई किसी को मृत्यु देना है तो देना किसी और को होता, दे किसी और को देते। यानी कि हम लोग अगर सभी एक शक्ल के होते तो क्या होता, हम लोगों की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। यानी विभिन्नता होना जरूरी है सभी में, ठीक है ना। तो विभिन्नता का महत्व क्या है, लंबे समय तक स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। क्या चीज है, विभिन्नता। तो हम सब जो है भिन्न भिन्न टाइप के हैं, हमारा शक्ल कैसा है, तुम्हारा शक्ल बिल्कुल डिफरेंट है, कोई गोरा है कोई काला है, रंग भी है ना। प्लस क्या है यहाँ पर कि विभिन्नताएं आती है तो क्या होता है, जीवन की जो स्थिरता है ना वो अर्थ पर, पृथ्वी पर बनी रहती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, विभिन्नता बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, जैव विकास का आधार बनता है। खैर आपके कोर्स में पहले था जैव विकास, अब नहीं है, ठीक है ना। इवोल्यूशन नाम का चैप्टर वो आप 12th में सीखोगे कि कैसे एक जीव जो है अपने पूर्वजों से बने हैं। हमारे अंदर क्या होता है, समय के साथ लगातार कोई कोई बदलाव आता है, और बदलाव की, हाँ, इसी दर बदर पीढ़ी को हम लोग बोलते हैं जैव विकास, ठीक है ना। तो जैव विकास की क्या होती है, एक आधार होती है। आपने ना सुना होगा कि हम सब बंदरों से बने हैं, तो हमारा इवोल्यूशन जो है वो मंकी से हुआ है, बंदर से हुआ है। तो वही जैव विकास का आधार जो होता है वो विभिन्नता ही होता है, ठीक है ना। तुम देखो, जो गाय ठंडे जगह में रहती है, खासकर कश्मीर में, जम्मू जम्मू में, है ना, तो जम्मू कश्मीर जैसे स्थान पे जो गाय रहती है उनके ऊपर बाल बड़े बड़े होते हैं। और हमारे यहाँ उत्तर भारत में, यानी कि दिल्ली में, या फिर ये उत्तर भारत मतलब सभी हमारे राज्य, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र ना, ये सब हो गया, बिहार पंजाब है ना, ये सब उत्तर भारत है। तो यहाँ पर गाय के ऊपर बाल नहीं होती बड़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर सर्दी नहीं होती, तो वो अपने स्थान के अनुसार जो होते हैं खुद को ढाल लेते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं जैव विकास, ठीक है ना। और वो आती है विभिन्नता की वजह से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है प्रजनन के प्रकार। जो प्रजनन होते हैं, जीव अपने जैसा उत्पन्न करते हैं संतान, वो दो प्रकार के से करते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि जीव भी दो टाइप के हैं, एक तो है एक कोशिकीय और एक है बहु कोशिकीय। कुछ में क्या होते हैं, सेल अच्छे से डेवलप्ड होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, कुछ में नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। ये आपको नोट्स लिखते चलना है ना, ये फ्लैश नोट है आपका, इससे पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। लैंगिक और अलैंगिक, सबसे पहले आपका था अलैंगिक। देखो अलैंगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपको अंग्रेजी और हिंदी ना दोनों में जो हेडिंग है वो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। हम इसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा हमारे पास में लैंगिक प्रजनन, इसे हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, क्या बोलेंगे बताओ, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसे कहते हैं, ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आपके होते हैं प्रजनन, एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। तो पहले हम लोग अलैंगिक को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम लोग अलैंगिक की बात कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर से कहता हूं, आप अपने इस नोट्स को लिखते रहिए, फ्लैश नोट्स आपका बनता जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लिखिए, है ना, समझने के बाद में। देखो सबसे पहले आता है अलैंगिक। अलैंगिक क्या होता है, आपके पेपर में यह क्वेश्चन भी आता है कि लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपके पास में आ रहा है अलैंगिक। अलैंगिक क्या होता है, अलैंगिक, देखो मतलब मतलब कि एक ही जीव जो होता है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। यानी कि यहां पर क्या होता है, एकल जीव एक नए जीव का उत्पन्न करता है, यानी कि एक ही जीव जो होता है अपने जैसा एक नया संतान उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अलैंगिक। यहां पर दो लोग नहीं चाहिए, केवल एक ही काम कर देता है, ठीक है। युग्मक का निर्माण नहीं होता। अब ये युग्मक ना, युग्मक क्या होता है, युग्मक हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में गैमेट, क्या बोलते हैं बताओ, गैमेट्स, ठीक है ना। तो गैमेट्स क्या होता है ये हम आपको बाद में समझाएंगे, अभी फिलहाल इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना ये चैप्टर तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या पुष्पी पौधों में जब पहुंचेंगे तब आपको ना समझा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ध्यान ये रखना है कि युग्मक का इसमें निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। नया जीव पैतृक जीव के समान और समरूप होता है, अपने माता पिता के जैसे हुबहू कॉपी होता है, ठीक है ना। किसमें, जिसमें कि अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें जो नया जीव बनता है वो, ठीक है। संतत गुणन के लिए क्या लिखा है, हाँ कॉन्टिन्यूअस जो इसका होता है गुण है ना, वो के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यानी अपने जैसा कंटिन्यू गुण को आगे पहुंचाना, यानी कि भाई एक बैक्टीरिया है वो अपने जैसा बहुत सारा बना देता है ना, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस मल्टीपल होता है ना, ये उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक जो होता है ना, छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रो जो होते हैं, माइक्रो मतलब जानते हो सूक्ष्म जीव, उनमें ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ना पता होनी चाहिए। बिल्कुल फ्लैश नोट बन रहा है, आपको लगातार अपने नोट्स में लिखते रहना चाहिए, और जहां समझ में ना आए ना वहां आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको समझाने का वापस से आपको ना प्रयास करूंगा, ठीक है। अब आता है लैंगिक। सुनो, अभी आपने क्या देखा, अलैंगिक देखा, फिर आप यहाँ पे आप लैंगिक देख रहे हो। तो अलैंगिक और लैंगिक यहां से क्वेश्चन जो आपके होते हैं कम से कम 3 नंबर या 2 नंबर का बनेगा, ठीक है ना। तो अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर, ठीक है ना। आपने यहाँ क्या देखा अभी, अलैंगिक, अब यहाँ आप देखिए लैंगिक। देखो लैंगिक को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल, आप सबने लिख लिया होगा ना, सेक्सुअल हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये हम लोग जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो लैंगिक में कम से कम 2 जीव चाहिए, कितने, 2 जीव हमें चाहिए। अगर संतान उत्पन्न करना है तो 2 चीज, जैसे कि हम मनुष्य हो गए, है ना, हम लोग 2 रहते हैं तब अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, एक नर और एक मादा, ठीक है ना। देखो यानी कि 2 एकल जीव नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करता है, किसमें, लैंगिक प्रजनन में, ठीक है। तो अंतर आपको साफ दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, नर युग्मक होता है और मादा युग्मक, 2 होते हैं युग्मक। जब ये आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निषेचन, ठीक है ना। वो हम लोग आगे चल के समझेंगे। नया जीव जो होता है आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं होता। देखो हम माता पिता के समान होते हैं लेकिन डिक्टो हुबहू नहीं होते, है ना। उनके भी हाथ पैर 2 है, हमारे 2 हाथ पैर है, ठीक है।
उनके भी बाल ब्लैक है, हमारे बाल भी कैसे ब्लैक है, देखो ना ब्लैक बाल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये समरूप नहीं होते लेकिन समान होते हैं। कौन? जब करते हैं लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। विभिन्नता को अभी ना आपको मैंने समझाया, विभिन्नताएं बहुत ज्यादा होती है हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग करते हैं लैंगिक प्रजनन, और ये हमारे जीवन के अस्तित्व को ना अर्थ में बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो ये हमको सीखते हुए चलना, ठीक है। उच्च वर्ग के जीवों में ये पाया जाता है। तो कुछ यहाँ पॉइंट लिखे थे अलैंगिक में, कुछ यहाँ लिखे थे किसमें बताओ, लैंगिक में। तो इन सभी को आपको अपने नोट्स में लिखना है, और लैंगिक अलैंगिक जो प्रजनन है इनमें अंतर आपके पेपर में आने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं आगे। कुछ हमारे पास जो है सबसे पहले आने वाली है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अलैंगिक पहले हम लोग सीखेंगे किस किस जीव में होता है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपका आता है विखंडन। देखो विखंडन में साफ साफ लिखा हुआ है कि टूटना, विखंडन मतलब टूटना। एक हमारे पास जीव होता है उसका नाम है अमीबा। क्या नाम बताओ? अमीबा एक ऐसा जीव है, अमोइबा, ये एक जीव है जो कि एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसके पास केंद्रक होता है, एक ही कोशिका से ये खाता भी है हगता भी है, ठीक है। सारे वेस्ट ये बाहर निकालता है, खाता भी और हगता भी है। तो इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, विभाजित हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं विखंडन, ठीक है। तो विखंडन जो है एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है द्विखंडन। देखो विखंडन भी कई टाइप होते हैं। ऐसी सेल जो एक सेल से दो सेल बनती है उसे हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। इसको हम लोग बाइनरी, है ना, बाइनरी फिजन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, बाइनरी फिजन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, इसको हम इसे बोलते हैं फिजन, ठीक है। इंग्लिश वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। देखो जब तक आपको 10th की साइंस में बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप जो है 11th क्लास की बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यानी कि बच्चे को बायोलॉजी की तरफ ही जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बायोलॉजी इज द बेस्ट सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी में कुछ भी नया नहीं पढ़ते, आप बायोलॉजी में वही पढ़ते जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, प्रोसेस प्रक्रिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 10th की बायोलॉजी अच्छी कर ली, समझ में आपको आ गया, तो 11th की बायोलॉजी में आपको कोई भी समस्या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। देखो तो हम कहना ही चाहते हैं कि विखंडन का मतलब क्या होता है, फीजन, फीजन टूटना। तो कई प्रकार से टूटते हैं, कुछ सेल ऐसी होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दो ही सेल में टूटते हैं, है ना, अपने जैसा केवल दो ही बनाते हैं, अकेला होता है टूट के दो बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, बाइनरी फिजन, यानी कि द्विखंडन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जीव दो कोशिकाओं में जो विभाजित हो जाते हैं, कितने में, दो में। तो दो कोशिकाओं में जो टूटते हैं वो जीव दो है हमारे पास, एक तो है अमीबा, एक है लेशमेनिया, ठीक है ना। तो लेशमेनिया और अमीबा, आपको दो एग्जांपल ऐसे आपको याद रखने हैं, बायोलॉजी में आपको याद बहुत रखना होगा, ठीक है ना। और ये याद होते हैं, जब समझ में आता है तो हमें याद भी रहता है। कंटिन्यू आप उसको पढ़िए, बार बार आप उसको पढ़िए, पढ़ने से क्या होगा, आपको याद होगा। तो एक तो हो गया तुम्हारे को बताओ अमीबा जो कि दो सेल में टूटता है, और एक हमारे पास होता है लेशमेनिया जो कि ये भी दो सेल में टूटता है। ये डायग्राम आप जो है ना अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, क्योंकि सब डायग्राम जो है एनसीईआरटी का है, बेहतरीन नोट्स आपके लिए यहाँ पर लेकर के मैं आया हूँ, तो आप इसको लिखेगा जरूर, ठीक है ना। ये लेशमेनिया हो गया और ये आपका अमीबा हो गया। अब आता है बहुखंडन। कुछ एक सेल होते हैं, एक जो होती है जीव, वो कई सारी सेल में टूट जाती है, ठीक है ना। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुखंडन, यानी कि, ठीक है ना, मल्टीपल, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना। हाँ मल्टीपल फ्यूजन हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं, जो कि बहुत सारी सेल में टूट जाती है। इसका बेहतरीन जो एग्जांपल है वो है बच्चा पार्टी प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम एक बेहतरीन जो है ना ये एग्जांपल है जो कि बहुखंडन करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास में तो यहाँ पर आपको स्पायरोगायरा में भी आपको ना दिखाया हुआ है, स्पायरोगायरा है, ये भी जो होता है टूट जाता है, ठीक है ना, कई सारे सेल में। इसके बाद में आता है पुनरुत्थ भवन, पुनरुत्थ, हाँ पुनरुत्थ मतलब को उनकी फिर से, देखो आपने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है पुनर्जनन, पुनर्जनन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पुनरुत्थ भवन, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट ये लाइन है सारी।
तो पुनरुत्थ भवन में देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है, किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाएगा, किसमें बताओ, कुछ टुकड़ों में, कारणवश मान लो टूट गया, तो क्या होगा, जब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास क्या है, देखो एक ये जीव है ना, अब एक ही जीव क्या हुआ, किसी कारणवश टूट गया, 2 में 3 में, तो जो नए टुकड़े बनेंगे, ये नए टुकड़े, ये नया टुकड़ा एक एक नया जीव बन जाएगा, ठीक है ना। ये खास बात होती है, उसको हम लोग कहते हैं पुनरुत्थ भवन, ठीक है। और इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया और हाइड्रा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि देखो ये है प्लेनेरिया, इसमें रीजनरेशन होता है, 1 2 3 3 भागों में टूट गया। आपने इसकी वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप सर्च करके ना देख सकते हो कि ऐसा रियल में है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं आपको लगा दूंगा, ठीक है ना, इसमें वीडियो। देखो क्या होगा, ये एक नया जीव, एक नया जीव, और ये एक नया जीव बन गया, हम इसे बोलते हैं प्लेनेरिया, जो कि कई सारे पार्ट में टूटते हैं और फिर हर एक पार्ट क्या होता है, एक नया जीव बनता है, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास हाइड्रा, ठीक है, तो हाइड्रा भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई देखो 1 2 3 3 जीव में टूटा, मतलब 3 टुकड़ों में ये क्या हुआ, ये विभाजित हुआ, और ये क्या हुआ, एक नया जीव जो है वो बन गया, ठीक है ना, हर एक टुकड़ा एक नया जीव बन गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब इसमें क्या होता है, मुकुलन, मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट को आप लोग एक नाम से और जानते हो, इसको बोलते हैं खमीर। ये कहां पर होता है, जब मान लो जलेबी बनाना होता है हलवाई को, ठीक है ना, तो जलेबी बनाने के लिए करता क्या है वो, कि जो भी उसका बेसन या मैदा है ना, उसको एक रात पहले से ही पानी में घोल करके छोड़ देता है। उससे ये होता है कि खमीर उसमें उत्पन्न होता है, ईस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खट्टा हो जाता है और वो एसिड भी बनाता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, खमीर से वहां पर CO2 गैस बनता है। जब CO2 गैस बनता है तो जो जो भी बनाएगा उसको पकौड़ी जलेबी है ना, वो खस्ता बनता है, ठीक है ना। तो हाइड्रा में होता है मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है, शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिससे मुकुल कहते हैं, ठीक है ना। मुकुल नाम भी होगा किसी होना हो सकता है, लेकिन मुकुल क्या होता है, उभार, अपने आप यहाँ से कुछ निकला, और वो जब वो बाहर निकला तो एक अजीब बन जाएगा ना, काट के यहाँ से ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ऐसा होता है चीज, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। खमीर यानी कि हाइड्रा, ठीक है। देखो ये क्या हमारा हाइड्रा, ये डायग्राम तुमको ना ध्यान रखना है, बहुत बार पेपर में पूछ लेता है, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रा हुआ, देखो हाइड्रा में ना ये एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकला, फिर एक बड़ा सा हिस्सा बाहर निकला, इसे बोलते हैं मुकुल। और मुकुल फिर क्या होगा, यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और ये इसको ना एक नया जीव बन जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं मुकुलन, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रा में होता है ये, ठीक है ना, मुकुलन, ठीक है। ये बात आपको ना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम बढ़ते आगे, और यहाँ पर आता है बीज समासंग, बीजाणु समासंग, ठीक है ना। हाँ अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बडिंग, क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक है ना। तो ये ना अंग्रेजी के टर्म है, वो आप लोग ना लिखते रहना, ठीक है। हम इसे बोलते हैं बडिंग। बीजाणु समासंग क्या होता है कि इसमें ना एक प्लांट होता है, इसका बेहतरीन ना जो इसका जो एग्जाम्पल है देखो वो ये है कि इसमें ना एक प्लांट सा होता है, प्लांट क्या छोटा सा जीव होता है, दिखता भी नहीं है। इसमें एक होता है ये स्पोर फॉर्मेशन के लिए, इसमें होता है बीजाणु। तो बीजाणु के अंदर क्या होता है, बीजांड में होता है बीजाणु, और वो छोटे छोटे स्पोर होते हैं। जब इसको फेवरेबल कंडीशन यानी कि जब अनुकूल इसको मिलता है वातावरण, तब क्या होते हैं, ये फूटते हैं, और फूट करके जब इसको नमी मिलता है तो एक नया जीव बनता है, ठीक है ना। यानी कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी होते हैं, तो इसे बोलते हैं बीजाणुधानी, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, जिसमें बीजाणुधानी है तो बीजाणु होगा, ठीक है ना। बीजाणु गोल संरचना वाली होती है, जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यह जो होते हैं वृद्धि करने लगते हैं और एक नया जीव जो है वो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सभी नोट्स आप लोग पढ़ लें, ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको नोट्स में मेंशन करना है, ठीक है। देखो इसके बाद में आता क्या है, कायिक प्रवर्धन। अब ये क्या चीज है, देखो कायिक प्रवर्धन ना आप लोग ऐसा समझ सकते हो जैसे ना गुलाब बो देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, जैसे जड़ हो गया, स्टेम हो गया, स्टेम समझते हो, जड़ के उल्टा तना, ठीक है, पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं ना। कायिक
प्रवर्धन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब ये प्राकृतिक विधियां भी होती है और इसकी आर्टिफिशियल मेथड भी होता है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल हम जो बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है ना। हमारे पास इसके दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल मेथड्स, ठीक है। अभी आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक है ना, कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। जड़ से डहेलिया और शकरकंदी जो बोते हैं ना, शकरकंदी हम लोग ना काट काट के बो देते हैं, तो हम लोग क्या होता है, जड़ से होता है प्राकृतिक, तो हम उसको बोलते हैं वो प्लांट है क्या, डहेलिया। और शकरकंदी आप जानते ही हो। स्टेम से कौन होता है, आलू अदरक, जो आलू बोते हैं और अदरक बोते हैं, वो भी बीज से नहीं बोते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग जो होते हैं किससे किससे, हाँ वो हम लोग होते हैं स्टेम को, ठीक है ना। फिर आता है पत्तियों से। देखो पत्तियों द्वारा भी कायिक प्रबंधन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें एक बेहतरीन सा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ब्रायोफिलम, ब्रायो, ठीक है, फाइलम इसे पढ़ते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में लिखा होता है फिलम, ठीक है ना। कि पत्तियों की कोर पर कौन होती है, छोटी छोटी बर्ड्स ना उसमें निकल जाती है, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा एक प्लांट ना हम लोग घर में करते हैं यूज, उस पौधे के अंदर जो पत्तियां निकलती है ना, उसकी पत्ती के कोर के ऊपर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स और भी निकलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कलिकाएं, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, वो एक नया प्लांट बनती है और फिर हमसे बोलते हैं कायिक प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है, जो विकसित होकर के नया पौधा बनाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ कौन बताओ, नेचुरल मेथड्स। और यहां पर हमारे पास में है प्राकृतिक के बाद में आर्टिफिशियल मेथड, है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें रोपण करते हैं, है ना, आम होता है, कर्तन का ना, कर्तन क्या होता है, काटा लगा दिया, ठीक है, वो हमारा गुलाब होता है, ठीक है। लेयरिंग में क्या होता है, चमेली के ना फूल है ना, आप जानते ही हो। क्या फायदे होते हैं ऊतक प्रबंधन से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कायिक प्रबंधन ना, बात एक ही है। इस विधि में शाखा के, देखो एक हमारे पास में होता है ऊतक प्रबंधन, है ना, ये हमारा हो गया खत्म। ये एक नया मेथड है ना, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं ना, ध्यान आपको रखना है। टिश्यू कल्चर एक नया मेथड है जीव को उगाने का। बिना बीज का पौधा या बिना बीज का फल अगर तुमको वाला पौधा उगाना है तो आप लोग इस मेथड का करते हो यूज। कौन सा है, ऊतक संवर्धन, ठीक है ना। तो ऊतक संवर्धन को बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में टिश्यू कल्चर, आप हेडिंग लिख सकते हो दोनों भाषाओं में। क्या होगा, इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। मान लो कि ना बिल्कुल लाल वाला, बिल्कुल सूक्ष्म, जो बिल्कुल शाखा के ऊपर जो होता है पौधा, है ना, आप उसे बोलते हैं ना, जैसे नीम की हरी पत्ती होती है, फिर उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, लाल पत्ती होती है। तो नीम की उस लाल पत्ती को जो आप खाते हो, बिल्कुल ऐसा ही एक पत्ती होती है, बहुत ही छोटी, ठीक है ना, जो भी निकल ही रही होती है पौधों में से, उसको लेकर के हम एक माध्यम में रखते हैं। वो माध्यम होगा पोषक। पोषक मतलब न्यूट्रिशनल, यानी कि वहां पर सब कुछ वो उसको मिलता है जो पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए, ठीक है। ये कोशिकाएं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। एक या दो कोशिका वहां पे रखते हैं क्योंकि उसको हमने पोषक माध्यम में रखा हुआ है, तो उसको वो सभी चीजें मिल रही है जो प्लांट के अंदर कोशिकाओं को विभाजन के लिए मिलता है, और जिससे क्या होता है, वो मल्टीप्लाई करके यानी कि गुणन करके कोशिकाओं के गुच्छे बनाता है, ऐसा ऐसा गुच्छा सा बन जाता है। उस गुच्छे को हम लोग कहते हैं साथियों कैलस, ठीक है ना। तो कैलस में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में फिर रखते हैं। हार्मोन बताओ क्या होता है, ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, तो हार्मोन जो माध्यम है उसमें रखते हैं ताकि और वृद्धि कर सके, है ना। तो वृद्धि जब होगी तभी तो प्लांट बनेगा, वृद्धि कर सके इसलिए उसको कहा रखते हैं, हार्मोन माध्यम रखते हैं, जहां उसमें विभेदन होकर मतलब वही कोशिका का विभाजन, वृद्धि होकर के नए पौधा का निर्माण होता है। उसे फिर हम लोग मिट्टी में रोपित कर देते हैं, और इस माध्यम, इस विधि को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर, यानी कि ऊतक संवर्धन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसका बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो है आर्किक और सजावटी पौधे, ठीक है, जो घरों वगैरह में ना लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे, उसको हम लोग बोलते हैं
सजावटी पौधे, ठीक है ना। देखो अब ये जो टिश्यू कल्चर का फायदा क्या है, टिश्यू कल्चर या फिर आप कह सकते हो कायिक संवर्धन, बात है, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होता है, बीज ना करने वाले पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, केला, गुलाब आदि के पौधे को हम लोग इसी विधि से बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना जरूरी है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बताओ ऐसा पौधा बताओ जो कि बिना बीज का होता है, केला हो गया, है ना, ये सब चीज हमारे उगते हैं, तो इसी विधि से हम लोग उसको उगाते हैं, गुलाब वगैरह, ठीक है ना। नए पौधे आनुवांशिक रूप में कैसे होते हैं, पेरेंट बोले तो हाँ, जिसने उसको पैदा किया है, जनक के समान एक नया पौधा बनता है, ठीक है ना। बीज रहित फल उगाने में भी हमको इस विधि से मदद मिलता है, ठीक है ना। तो बिना बीज का अगर फल मान लो उगाना है तो आपको इसी मेथड से पौधे को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। पौधे उगाने का सस्ता और आसान मेथड होता है, ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में एक ना इस तरह से पीले से बॉक्स में ये टॉपिक गिवन है, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि पता नहीं कहां से पढ़ा दिया नया टॉपिक, तो ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए, बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आता है लैंगिक प्रजनन, भाई साहब, तो ये हमारा अभी तक खत्म हुआ लैंगिक की बजाय अलैंगिक, अभी हमने असेक्सुअल यानी अलैंगिक खत्म किया है। अब हमारे पास में आ गया लैंगिक, अब मजा आएगा ना वीडियो, अब इसमें हम सब आएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग पौधों में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो लैंगिक प्रजनन ये क्या होता है, जहां दो चीजें आपस में मिल करके और एक तीसरे संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। यानी कि परिभाषा बोलता है कि लैंगिक प्रजनन नर एवं मादा युग्मक के मिलने से होता है, ठीक है, सब समझदार है इतना। तो नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या है, निषेचन। देखो अब बात आ गया युग्मक की, ठीक है ना, कि युग्मक होता क्या है, हम इसे बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है ना, गैमेट्स बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर गैमेट जो होता है वो होता है पोलन ग्रेन, यानी कि आप लोग बोलेंगे हिंदी में पराग कण, ठीक है, पराग कण होता है प्लांट्स के अंदर, पुष्पी पौधों में, ठीक है। और हमारे अंदर होता है वो स्पर्म होता है, जो पिता होता है, जो नर होता है, उसके अंदर स्पर्म यानी कि आप उसे शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है ना, शुक्राणु बोलते हैं। और शुक्राणु क्या होता है, वो हमारा होता है नर युग्मक, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि शुक्राणु भी क्या चीज है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म और हिंदी में इसको बोलते हैं, वैसे आम भाषा में इसको बोलते हैं वीर्य, ठीक है ना। ये हमारा होता है शुक्राणु, यानी कि हम इसको बोलेंगे युग्मक। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, शुक्राणु को बोलते हैं युग्मक, जो कि नर में होता है, और अंडाणु होता है किसमें, मादा में होता है, वो भी क्या है, तो दो युग्मक होते हैं जो आपस में मिलने से क्या करते हैं, तीसरा एक नया संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। ऐसे पौधों के अंदर भी क्या होता है, नर और मादा युग्मक होते हैं, ठीक है। अब नर के अंदर जो युग्मक है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन अंग्रेजी में, और हिंदी में हम उसको बोलेंगे पराग कण, ठीक है ना। और जो मादा होगा युग्मक उसको हम लोग अंडाशय बोलेंगे, ठीक है ना, अंडाशय बोलते हैं हम उसको। और उन दोनों के मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है। तो उस दोनों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। बच्चे इस शब्द में बहुत बार क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि निषेचन क्या होता है, हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है मादा और नर युग्मक का आपस में मिलन यानी कि मिलना, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो छोटे छोटे टर्म है ना, टर्म ये जो शब्द है, इन शब्द को आपको पता होना चाहिए क्या होता है। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है बहुत अधिक। देखो जो अलैंगिक प्रजनन अभी हो रहे थे वहां इतना विभिन्नताएं नहीं होती। अमीबा हुआ, एक अमीबा था ऐसा, ठीक है, ये दो मिलकर के बन गए, है ना, ये दो बन गए, तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा, और जो दूसरा बनेगा वो भी पहले जैसा ही बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ना अलैंगिक प्रजनन होता है, इसलिए क्या होते हैं, बिल्कुल समरूप हो सकते हैं। अब लैंगिक में समरूप कतई नहीं होते, ठीक है ना, यहाँ बहुत अधिक विभिन्नताएं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है और कॉपी बहुत होती है डीएनए की, ठीक है ना। जब कोई आप लोग फोटोकॉपी करते हो तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई उसमें दिक्कतें आती है। मान ले कि एक कागज है और आपने इसको मशीन में डालकर फोटोकॉपी किया,
तो जो कागज होता है बिल्कुल प्योर वाला ओरिजिनल, उसकी तुलना में फोटोकॉपी में कोई ना कोई थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो यही जो होता है वो डीएनए में होता है। जब डीएनए एक कोशिका से दूसरे में टूटता है और उसके डीएनए के जो गुण है कॉपी होते हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं इसमें अल्टरेशन या आप कह सकते हो उसमें कमियां आ जाती है, ठीक है ना, एक अलग सी कुछ चीज इसमें उत्पन्न हो चुकी होती है जो इसमें नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें सीखना है पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन या फिर आप कह सकते हो जनन कि कैसे होता है, ठीक है। तो पुष्पी पौधों में कैसे होगा, तो हमें पहले पढ़ना है पुष्प, जो कि आपका बड़ा इंपोर्टेंट है। पुष्पी पौधों में कैसे होते हैं, हाँ जनन। देखो, तो फूल पौधे का क्या होता है, प्रजनन अंग होता है। तो पौधा तो यार बहुत बड़ा होता है ना, पौधा बहुत होता है बड़ा, इसमें फूल होते हैं, फूल पुष्प, वो होता है प्रजनन अंग, ठीक है ना। एक फूल के मुख्य भाग होते हैं। अब देखो, फूल हमारा होता है जनन अंग, किसमें, पौधों में। तो आपको ध्यान रखना है उसमें बाह्यदल होते हैं, पंखुड़ी होते हैं, स्त्री केसर होते हैं और पुंग केसर होते हैं, ठीक है ना। स्त्री केसर काम करता है स्त्री का, देखो नाम में आ रहा है स्त्री केसर, है ना। जैसे मान लो औरत होती है, ठीक है, तो जो काम औरत का होता है यानी कि महिला का होता है, लड़की का होता है, वही काम पुष्प के अंदर स्त्री केसर का होता है, ठीक है ना। तो स्त्री केसर हमारा क्या होगा, हाँ मादा होगा पुष्प के अंदर, मादा जननांग होगा, ठीक है ना। और जो पुंकेसर होगा, देखो पुंकेसर पुरुष से आ रहा है, पुरुष, तो पुंकेसर हो गया, ये काम करता है पुष्प के अंदर पुरुष का। तो पुंकेसर और स्त्री केसर हमारे पास क्या होता है, दो ऐसे इंपोर्टेंट शब्द जो आपको ध्यान रखने होते हैं पुष्प के अंदर, जिनके बिना नहीं चलेगी चीजें, ठीक है ना। तो बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये आपको पुष्प के भाग एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। कम से कम आपको ये भाग तो याद रखना है। अब देखो स्त्री केसर और पुंकेसर के आधार पे ना हमारे पास दो प्रकार के होते हैं पौधे। तो पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं, सॉरी पौधे नहीं, फूल, पुष्प है ना, पुष्प दो प्रकार के होते हैं। तो फूल के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर समझा क्या, ठीक है, ये आपको ना पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक होता है उभयलिंगी, हम इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं। अब बाइसेक्सुअल उभयलिंगी क्या होता है, स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होते हैं जिस फूल में, वो आपको ध्यान रखना है। ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पे हो, ठीक है, हम उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। इसका एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है जितना सब्जी में नमक, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प पे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। और उसका बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो है सरसों और गुड़हल, ठीक है। तो सरसों का जो ना पौधा होता है, उसमें जो फूल होते हैं, उस फूल में जो होता है दोनों ही होता है, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी। और ऐसे हमारा होता है गुड़हल, अब चाइना रोज इसे कहते हो अंग्रेजी में, है ना, मस्टर्ड एंड चाइना रोज दोनों। अब एक लिंगी पुष्प को हम क्या बोलते हैं बताओ, यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल प्लांट, सॉरी पुष्प यानी कि फ्लोर। तो यूनिसेक्सुअल जो फ्लोर्स होता है वो हमारा कौन सा होता है बताओ, एक लिंगी पौधा बोलते हैं जिसमें या तो स्त्री केसर होगा या उसमें क्या होगा बताओ, पुंकेसर होगा। तो स्त्री केसर या पुंकेसर जिसमें दोनों एक होता है कोई, उसे हम लोग कहते हैं, एक ही जननांग की उपस्थिति होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं एक लिंगी, या फिर आप कह सकते हो यूनिसेक्सुअल, या तो पुंकेसर होगा उसमें या फिर उसमें होगा स्त्री केसर। आई होप कि आपने ये सब जो लिख रहे होंगे। पपीता, तरबूज इसका बेहतरीन एग्जांपल है, पपीता और तरबूज। पपीता को क्या बोलते हैं, पापा आया, पापा आया, पपाया, पपीता पापा आया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तरबूज कौन, वाटरमेलन, ठीक है ना। ये तुमको ना ध्यान रखना है, अगर तुमको ये याद नहीं है ना ये कि एक लिंगी पुष्प कौन है, उभयलिंगी कौन है, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा पेपर के लिए, बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना। ये आपके पास एक पुष्प की संरचना, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादप में प्रजनन, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पुष्प की संरचना आपको भी नोट्स में बनाना है अपने हाथों से। डायग्राम तुमको बनाना आना
चाहिए। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके बाद आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके नोट्स में डायग्राम जो है मेंशन होना चाहिए विद नेमिंग, ठीक है ना। देखो अंग्रेजी बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना क्या होती है ये आपको देखना है। देखो ये जो हरा हरा भाग है ना, हम इसे बोलते हैं बाह्य दल। आप कोई भी फूल लाओ अपने आसपास तोड़ करके, उसमें देखना नीचे हरा हरा भाग लगा होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल। और ये जो रंग बिरंगी होती है उसे हम पंखुड़ियां बोलती है, ठीक है ना। तुमने गाना आया था पता है वेलकम में, पंखुड़ियां गुलाब की सी, तेरा सरापा गाना जो आता है, पंखुड़ियां गुलाब की सी, ये पंखुड़ियां गुलाब की भी होती है लाल लाल, वो पंखुड़ी देखो ये है ना जो चमकदार लाल लाल होती है ना, ठीक है। इसमें एक होता है, इसमें देखो अब ये जो पीला पीला भाग बाहर निकल रहा है, दिख रहा है ये इसे हम लोग कहते हैं क्या, पुंकेसर। पुरुष वाला काम करता है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर पुष्प दिया है इसमें दोनों है, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी। तो ऐसा पौधा जिसमें दोनों होते हैं हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प। तो ये एक उभयलिंगी पुष्प का क्या है हमारे पास उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये जो आपका निकल रहा है ना ये लंबे लंबे से ऊपर तंतु, देखो यहाँ पर ये ना ऊपर क्या बताओ, ऊपर यहाँ पर है एक उभरा हुआ भाग, ठीक है, ये हमारा होता है पुंकेसर। और पुंकेसर बने होते हैं दो चीज से, ठीक है ना। देखो ऊपर जो इसमें यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं, पराग कोश। एक थैली सा होता है, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं पराग कण। कौन होते हैं, पराग कण। और यही होता है नर युग्मक, यही पहुंचता है कहां तक, बीजांड तक, तब क्या, तब बीज बनता है। इसे हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में हम इसे ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है ना, ओव्यूल। तो ये पुंकेसर, पुंकेसर दो चीज से मिलकर के बनी होती है। ये जो लंबी सी डंडी होती है, लंबी सी, इसे हम लोग कहते हैं लंबी सी डंडी को तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु। अंग्रेजी में कहते हैं इसको फिलामेंट, ठीक है ना, फिलामेंट बोलते हैं उसको। तो पराग कोश सबसे ऊपर होता है, पराग कोश में होता है पराग कण, यानी कि पोलेन ग्रेन, ठीक है ना। पोलेन ग्रेन आपको ध्यान रखना है, पोलेन ग्रेन, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें ये जो आपको सबसे बीच में जो बड़ा सा दिख रहा है इसको, ये पूरा ये हमारा होता है स्त्री वाला भाग, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पूरे को मिलाकर बनता है स्त्री केसर, ठीक है भाई, स्त्री केसर, ठीक है ना। यानी कि स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है ना, स्टिग्मा बोलते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी में। और ये हमारा क्या है, पुंकेसर बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, है ना, हम इसे एंथर बोलते हैं। वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। देखो सबसे ऊपर का जो भाग है ये वाला भाग है, ये वाला, इस जो पौधे के अंदर बीज बनने की जो प्रक्रिया है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके उसमें मेन रोल यही प्ले करता है, ठीक है ना, स्त्री केसर। वो तो खैर चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों में मेन काम जो होता है संतान उत्पन्न करने का वो स्त्री का होता है, ठीक है। पुरुष तो बस उसमें थोड़ा सा हेल्प करता है। पुरुष केवल जो होता है अपने जो युग्मक होते हैं, यानी कि पुष्प के अंदर कौन होता है, पोलन ग्रेन, और ह्यूमन बींग्स में होता है शुक्राणु यानी कि स्पर्म, वो केवल उस वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। बाकी सारा काम जो होता है वो तो स्त्री का होता है, ठीक है ना। देखो तो जो हमारा स्त्री केसर है वो तीन भावों से मिलकर के बनी है। सबसे ऊपर जो होगा वर्तिकाग्र होगा, बीच वाले को हम लोग बोलते हैं वृत्तिका, ठीक है ना, और सबसे लास्ट में आता है अंडाशय। और अंडाशय में क्या होता है, बीजांड, और बीजांड जो होता है वहीं पर हम लोग पहुंचाते हैं किसको, पोलन ग्रेन को, पराग कण को, और फिर क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि पूरा बीज बनने का प्रक्रम क्या है, ठीक है। देखो पूरा बीज बनने का प्रक्रम आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपोर्टेंट हैं, आपको नोट्स में बेहतरीन तरीके से उसको मेंशन करना है, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, बीज निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि सीड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन ना, सीड फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा इस टॉपिक से पहले आपको ना एक टॉपिक यहां पर जो नोट्स में ना मेंशन करना है, ठीक है। देखो यहां पर एक आता है टॉपिक, हम उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, जो है ना यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा वैसे देखो इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, पहले पॉइंट में हमारा सब कुछ आ गया। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, पराग कोश में उत्पन्न परागकण, देखो है ना, पराग कोश ना कौन था, देखो ये था, ये कौन था बताओ, देखो
ये था आपका पराग कोश। पराग कोश में कौन बनता है? पराग कण बनता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पराग कोश में पराग कण होता है, और वो अगर हवा, पानी या जंतु द्वारा, देखो क्या बोला उसने, हवा, पानी या जंतु द्वारा, ये कौन होते हैं? ये होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं, एजेंट को क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं ना। देखो अगर फूल के मतलब उसी फूल का, उसी दो, एक ही फूल पर दोनों था, है ना भाई, एक ही फूल पर कौन है? देखो एक ही फूल पर दोनों है, पराग कोश भी है और ये भी है, स्त्री केसर भी है और पुंग केसर दोनों है। तो इसी पुष्प का स्त्री केसर पे अगर उसी पुष्प के पुंग केसर से कौन पहुंच गया? परागकण, तो हम उसको बोलेंगे स्व परागण। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? स्व, हाँ स्व परागण। यानी कि आपका जो हेडिंग है वो है परागण। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है ना, जब पराग कण एक दूसरे पुष्प के, यानी कि परागकण जो होगा जब उसी फूल के पुंकेसर से स्त्री केसर पे जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपरागण। ठीक है ना, और जब एक पुष्प के पराग कोश से परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पे जाएगा तब हम लोग उसको बोलते हैं परपरागण। क्या बोलते हैं? परपरागण। यानी कि हवा से या पानी से, जंतु से हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे परपरागण जब दूसरे पे जाएगा। ठीक है ना, स्थानांतरित मतलब वही ना, पहुंचना, ट्रांसफर होना। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात देखो, जैसा अब ये क्या है, ये पूरा हमारे पास एक डायग्राम है किस चीज का? बताओ, स्त्री केसर का। इस स्त्री केसर में यहाँ वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पे कौन आ गया? परागकण। कौन आ गया? कहां से आया? पुंकेसर से आया। कौन लाया उसको? हवा ला सकता है, पानी में अगर है तो पानी ला सकता है, कोई पक्षी अगर एक जगह पे बैठा है फूल पे, वो उड़ करके वहां पहुंच गया तो ला सकता है। भंवरा, फूल खुशबू क्यों छोड़ते हैं? फूल बताओ। फूल खुशबू इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि फूल जो है ना, स्त्री केसर है उसके अंदर, वो बड़ी ये जो ना अट्रैक्ट करने का मामला होता है ना, लड़कियों का ही होता है। रियल लाइफ में लड़कियां सजती सवरती है ना, वो इसीलिए क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना होता है लड़कों को। ऐसे ही फूल भी प्राकृतिक ने ऐसा बनाया। फूल खुशबू क्यों छोड़ते हैं? फूल खुशबू हमारे लिए नहीं छोड़ते, फूल क्या करते हैं? खुशबू छोड़ते ताकि भंवरे अट्रैक्ट हो सके। भंवरे, और भंवरे जब अट्रैक्ट होंगे तो उसके पंखों में क्या लगेंगे? परागकण। क्या लगेंगे? और वो फिर क्या होगा? उस भंवरे को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेगी। कौन? स्त्री केसर, यानी कि उसमें जो होगा वर्तिकाग्र। स्त्री केसर खुशबू छोड़ता है, भंवरे वहां जाकर पहुंचेंगे, और भंवरे वहां जाकर पहुंचेंगे तो उसके पंखों में जो लगा होगा परागकण, वो जाकर के उसके वर्तिकाग्र पे चिपक जाएंगे, क्योंकि वर्तिकाग्र पर क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है ना, जेली लाइक पदार्थ होता है, वहां पर जाकर के चिपक जाएंगे। और फिर यहां पर आकर क्या होगा? ये जो आया है परागकण, वो जर्मिनेट हो जाएगा, यानी अंकुरित हो जाएगा, और उसके अंदर से एक ऐसी पाइप से निकल कर कहा जाएगी? बीजांड में जाकर के, हाँ, निषेचित हो जाएगी, उसे मिल जाएगी। ठीक है ना, यानी कि परागकण से एक क्या निकलती? नलिका निकलती है जो विकसित होती है वर्तिकाग्र से, और वर्तिका से होते हुए कहां पहुंचेगा? बीजांड तक पहुंचेगा। ठीक है, देखो ये आपको लाइन सब समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है कि ये जो पुनर् ग्रेन यहां पर आया है वर्तिकाग्र पर, यहां चिपचिपा सा होता है, पदार्थ होता है, उस पर ये चिपक जाता है, और यहां पर इसको नमी मिलने की वजह से ये अंकुरित होकर के इसके अंदर से एक नली निकलती, नली, जो कि यहां से गति करता हुआ अंदर बीजांड में जाता है, और वहां पर अंडाशय में वो मादा युग्मक से मिल जाता है। परागकण का ये मिलन जो होता है ट्यूब से यहां तक, वही उसी को हम लोग कहते हैं निषेचन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। ठीक है ना, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है ना, देखो जब नर और मादा का युग्मक मिलते हैं, ठीक है ना, क्या कहा मैंने कहा नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, है ना, मादा युग्मक जब ये मिलेंगे तो क्या करते हैं फॉर्म? ये इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं बताओ?
निषेचन बोलते हैं ना, निषेचन बोलते हैं। और इसके बाद जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं युग्मनज, ठीक है ना, युग्मनज हम बोलते हैं। तो युग्मनज का क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है और फिर क्या होगा? युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। किसका बताओ? भ्रूण का। तो भ्रूण का निर्माण होता है। अब इसके बाद क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा, हम इसे बोलते हैं जाइगोट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होगा? कोशिका विभाजन करके, कोशिका विभाजन करके क्या होगा इसमें? हाँ, ये बनाएगा भ्रूण, ठीक है ना, ये बनाएगा भ्रूण। हम इसे बोलते हैं एम्ब्रॉय, ठीक है, एम्ब्रॉय बोलते हैं। और फिर क्या होगा? देखो, युग्मनज बना, युग्मनज की कोशिका विभाजन होकर भ्रूण बन गया और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। देखो, ये बीजांड है तो यहाँ पर एक पूरा ना एक कठोर सा हार्ड सा एक उस पर लेयर बन जाएगी, हम उसे आवरण ना कठोर आवरण बोलते हैं। होकर बीज में बदल जाता है। किसमें बताओ? बीज में। तो बीज बन गया तो बीजांड बनता है बीज, अंडाशय फल में बदल जाता है। ये जो पूरा का पूरा अंडाशय इसके अंदर ना, ये जो है ये फल में बदलेगा, ठीक है ना। और फिर क्या होता है? अंडाशय फल में और फूल के अन्य भाग जो झड़कर गिर जाते हैं, फिर आप देखते हो कि फल आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी ना पुष्प के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या था? ये पूरा जो हमारा वर्तिकाग्र पर ना परागकण का अंकुरन दो ना, ये पूरा प्रोसेस आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम जो है ना 2025 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है। और ये मैं कब लिख रहा हूं? आज मैं लिख रहा हूं 25 नवंबर 2024 को वन शॉट लेक्चर में, ठीक है ना। और ये आपको 25 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये गारंटीड है, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है। ये पूरा डायग्राम, परागकण होते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर, नर युग्मक निकलता है यहाँ से, ठीक है ना। ये पराग नली है, परागकण के अंदर से जो नली निकली उसे हम लोग बोलते हैं पराग नली। और यहीं से होता हुआ अंदर का जो मेन है नर युग्मक, वो यहाँ तक बीजांड में मादा युग्मक के साथ जाकर के मिल जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? मादा युग्मक, ठीक है ना। और ये डायग्राम पेपर में आता है। बहुत बार क्या होता है? पूरा डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना होता है। बहुत बार क्या होता है? आपको डायग्राम बना बनाया मिल जाएगा और ये जो ना टर्म है ये आपको गायब करके देंगे, ठीक है। और यही जो आपको बोर्ड में लिखना होता है कि क्या किसे बोलते हैं, ठीक है ना। परागकण होता है, वर्तिकाग्र होता है, नर युग्मक होता है, और ये जो ट्यूब निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? ये जो ट्यूब निकलती है हम उसे बोलते हैं परागनली बोलते हैं। अंडाशय हो गया और ये हमारा मादा युग्मक, ठीक है ना। ये चीजें पूरे प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करो कॉपी। आपके इस चैप्टर का एक भाग जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो कि हमारा था पुष्पी पौधों में प्रजनन, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉपी कीजिए, कंटिन्यू इसको लिखिए, नोट्स बनाइए।